अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक लैंडस्केप को डेकेड से शेप करता आ रहा है, और वो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस यानी कि MNCs। FMCG सेक्टर में यूनिलीवर और लॉरियल जैसे हाउस होल्ड नेम से लेकर ऑटोमोटिव जायंट्स जैसे टोयोटा और होंडा तक MNCs ने पाकिस्तान में FDI, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और नई टेक्नोलॉजी लाए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ अहम सवाल उठते हैं। क्या MNCs पाकिस्तान के लोकल बिजनेसेस को दबा के रख रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं? और क्या MNCs का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट पर आखिरकार क्या है? आइए हम अपने गेस्ट से पूछते हैं इन सवालात के बारे में। जॉइनिंग अस टुडे इन द स्टूडियो इज कवी नसीर, कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लॉरियल पाकिस्तान। वो ना सिर्फ लॉरियल पाकिस्तान में उन्होंने काम किया है, बल्कि उन्होंने नेस्ले में भी काम किया है और यूनिलीवर में भी काम किया है। सो रियली वी हैव अ एक्सपर्ट जॉइनिंग अस टुडे इन द स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। आप ऑब्वियसली यू आर एक्सपर्ट, यू वर्कड इन 3 डिफरेंट MNCs। आप पाकिस्तान का जो कंज्यूमर सेगमेंट है या कंज्यूमर मार्केट है, उसका आप हिस्टोरिकल जायज़ा दे सकते हैं? आई थिंक पाकिस्तान के जो कंज्यूमर सेगमेंट है, फॉर द लास्ट 70 years it's been growing in abundance and it's been developing and it's been maturing. उसकी मेच्योरिटी जो है उसको काफ़ी हद तक लाने के लिए MNCs का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट लाइंस, हम बेशक फूड्स पे बात करें या ब्यूटी में बात करें या किसी और में बात करें, introduction of global lines, introduction of global products into the local portfolio has been, वो कहते हैं ना कि एक तरह से कंज्यूमर को मैच्योर करके उनकी हम डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम विद द ऑनसेट जो लास्ट 10-15 साल में डिजिटल का ऑनसेट हुआ है, उसमें कंज्यूमर नीड्स बहुत एक्सपोनेंशियली तेज़ चेंज हुई हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स को नाउ ऑन देयर फिंगर टिप्स दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ ऑन ऑफर, बाकी ममालिक में क्या मिल रहा है, ब्यूटी में बात करें, फूड में, किसी में भी, एंड दे एक्सपेक्ट द सेम in Pakistan. And क्योंकि travel of course in the last 2-3 years we know is more and more difficult, so people want those products in Pakistan. So actually MNCs pay the pressure of giving the right products to the consumers in the right time is now a lot more than it was maybe 50 years back. But I would say that MNCs का जो role रहा है in Pakistan in making sure that the good quality products and जो consumers हमारे बेशक उसे expire नहीं भी करे, उसकी उनके aspiration से बेहतर product MNCs देते रही हैं, and that's the role that we've played. क्या आप अपने नाज़रीन को बता सकते हैं कि what are the different SECs, so SEC 1, SEC 2, SEC 3, like give a sort of overview? बिल्कुल। सो पाकिस्तान उनमें से वाहिद मार्केट है जो अभी भी सोशो इकोनॉमिक क्लास पे हम डिवाइड करते हैं, विच इज़ प्राइमरली बेस्ड ऑन हाउ मच मनी, इतना पैसे आप कमाते हैं और आपके एजुकेशन क्लासिफिकेशन क्या है। और दूसरे ममालिक में क्या है? दूसरे ममालिक में अब वो काफ़ी माइग्रेट करके काफ़ी उसमें चले गए कि हाउस होल्ड आइटम्स कौन से हैं आपके पास। सो फॉर एग्जाम्पल अगर वो दूसरे ममालिक में वो कहते हैं कि अच्छा एक तो हाउस होल्ड आइटम्स कितने और आप दिन में कितनी परचेजिंग पावर है आपकी, वर्सेस जस्ट कि आपकी सैलरी कितनी है, क्योंकि सैलरी अलोन डज नॉट डिफाइन आप किस सोशो इकोनॉमिक क्लास में बिलोंग करते हैं, बिकॉज उसमें से आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है वो बहुत ज़रूरी है आपको वो करना, क्योंकि अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम उसमें नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपका सारा खर्चा घर के रेंट पे, सारा खर्चा आपकी बिजली पे चला जाता है और आपके पास कुछ बचता ही नहीं है, तो मे बी आपकी तनख्वाह 3 लाख या 4 लाख हो, मगर आपके पास बचता है कि 10,000 है, तो एज अ कंज्यूमर आपकी डिस्पोजेबल इनकम नहीं है, यू डोंट हैव द पावर to consume, and that is where the other markets have moved. पाकिस्तान में अभी भी all the agencies are working on socio-economic class, and I think ये एक चीज़ है जिससे हमें पाकिस्तान में निकलना पड़ेगा. We need to talk about it, but this is something that the जो चीज़ें होती हैं ये गवर्नमेंट लेवल चेंजेस होते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर्स हमने करनी किस तरह है। पाकिस्तान में भी अब ये है कि जो MNCs हैं उनकी क्लासिफिकेशन चेंज हो गई है। So आई नो यूनिलीवर किसी और तरह क्लासीफाई करता है, वो सोशो इकोनॉमिक क्लास नहीं देखता, अब लॉरियल भी हम इस तरह नहीं देखते, हम देखते हैं डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। तो आप दोनों सिस्टम्स बता सकते हैं, तो द पुराना सिस्टम एंड द न्यू सिस्टम दैट यू आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स। सो पुराना सिस्टम जो था वो सिंपली ये है कि अगर आपकी तनख्वाह एक लेवल से ऊपर है और आपकी अगर एक एजुकेशन लेवल एक ऊपर से ऊपर है, तो आप सोशो इकोनॉमिक क्लास A या B उसके लिहाज से आप फॉल करेंगे। A में आपकी सबसे अच्छी बाइंग पावर है, देन B, देन C, देन D एंड देन E। जो हमारा लॉरियल का जो इंटरनल सिस्टम है उसमें हम सिंपली काम करते हैं कि आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कितनी है, आपकी डिस्पोजेबल इनकम को लेते हुए आप कितनी प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट की इन अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, उसकी बेसिस पे हम करते हैं। उसकी ऑफ कोर्स देयर इज अ एक्सटेंसिव कैलकुलेशन बिहाइंड इट, बट दैट गिव्स यू वन। उसमें अभी पाकिस्तान में जो करंट सिस्टम है उसमें आप 5 फ्रेम्स में कंज्यूमर को बिठाते हैं, हमारा जो फ्रेम है उसमें को आप कंज्यूमर को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इनटू 15-20 फ्रेम्स। सो उसका आसानी ये होती है कि जब आपने कंज्यूमर्स को किसी चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में कोई आप डेवलपमेंट करते हो तो यू नो एग्जैक्टली हमने किस कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट टारगेट करना है, वर्सेस कि आप एक बहुत मैस
उसमें जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं सोशो इकोनॉमिक ए की भी बात करूं तो सोशो इकोनॉमिक ए में इतने ज़्यादा लोग आ जाएंगे, विद इन दोज पीपल ऑल्सो इतने डिफरेंसेस हैं, आप एक साथ क्लब नहीं कर सकते। सो आप 250 मिलियन की पॉपुलेशन को 5 सेगमेंट से नहीं तोड़ सकते। इट हैज़ टू बी एटलीस्ट 20-25 सेगमेंट्स, एंड दैट्स व्हाट वी हैव गॉट टू मूव टुवर्ड्स। ठीक है, अब आपने बात की थी 20-25 सेगमेंट्स, सो कैन यू गिव सम एग्जांपल्स ऑफ लेट्स से द टॉप 3 सेगमेंट्स or maybe the bottom 3 segments में फ़र्क क्या है? So for instance, what is the Pakistani in the top 3 segments looking towards and aspiring towards? And maybe what is someone in the lower segments aspiring towards in terms of consumer purchasing? लेकिन जो आपका जो टॉप 3 सेगमेंट्स का जो कंज्यूमर है, अगर आप उसकी बात करें तो उसके जो हाउस होल्ड आइटम्स हैं, द काइंड ऑफ एस्पिरेशंस वो है, वो आपका सबसे इवॉल्व कंज्यूमर है। वो कंज्यूमर जिसकी डिस्पोजेबल इनकम भी आपकी जो है $200-250 से ज़्यादा है वीकली, राइट? एंड वो वीक में अगर 200-250 डिस्पोजेबल्स कर सकता है, एंड वो भी ऑन जस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि ही इज़ लुकिंग एट इवॉल्व प्रोडक्ट्स जिसमें आपके इंपोर्टेड शैम्पूज आ जाते हैं, जिसमें इंपोर्टेड स्किन केयर आ जाती है, इंपोर्टेड मेकअप आ जाता है, एंड दे आर luxury brands more than just mass brands. So everyday use के brands नहीं है, they are luxury brands. So just give you an example that consumer might be going for a YSL lipstick versus then a Maybelline lipstick, and that's how their consumer needs are different. And food में भी अगर आप बात करें, so these are the people who will be consuming those kind of food. So they'll be having your granolas and the quinoas and all of those superfoods, which would be expensive also. If you go, of course, lower and top, bottom 3 के तो those consumers are living on daily wages, and they are not thinking about beauty or cosmetics. They're thinking about every day, how to get through our everyday. What is the meal that we're going to consume? And there's a huge disparity between the top and the bottom 3, of course, and they're looking at the basic needs being met. Okay. What is the percentage difference between them? So like top 5 segments percentage is what? Top bottom 10%? So पाकिस्तान की अगर आप पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो आपकी पॉपुलेशन वाइज जो टॉप सेगमेंट है which is less than 1%, राइट? सो आपकी जो ऑफ कोर्स हमारी वी आर डेवलपिंग मार्केट, तो हमारी मेजर बल्क ऑफ द जो कंज्यूमर बैठा हुआ है वो आपके मैस में एंड बिलो मैस में बैठा हुआ है। एंड रिसेंटली अगले पिछले 2 साल के जो इकोनॉमिक हालात रहे हैं उसमें एक्चुअली यूजुअली आपके लोग बेहतर से बेहतर जाते हैं 2 साल में विद द बिजली के बिल्स एंड सारी जो टैक्सेशन हुई है स्पेशली ऑन सैलरी क्लास, कंज्यूमर एक्चुअली रिग्रेस किया है एंड ही इज़ एक्चुअली लॉस्ट डिस्पोजेबल इनकम। So majorly more than 50-60% sit on the mass and below, and then you have a middle class which is also shrinking, which we are aware of. कुछ critics का मानना है कि MNCs का dominance एक concerning matter है और क्या local businesses इन MNCs की financial muscle और global outreach से compete नहीं कर पा रहे हैं। Critics का ये भी इल्ज़ाम है कि ये MNCs अपने profits अपने parent companies को repatriate करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में capital reinvestment limited है। आइए हम अपने guest से सुनते हैं इन challenges के हवाले से। Now, what an interesting question I have for you is, आप कुछ examples दे सकते हैं where the MNCs learned from local businesses and maybe had a bit of a back and forth, and उनको local businesses ने actually MNCs को मुकाबला दिया in terms of any specific brand that you can think of? अच्छा, पहले जो आपकी पहली वाली बात थी कि MNCs जो हैं वो local businesses को दुश्वारी देती हैं द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। देखें MNCs का जो एक सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि दे ब्रिंग ग्लोबल क्वालिटी ब्रांड्स इनटू अ कंट्री, जो सबसे अच्छी बात है। एंड आई थिंक उसके जब भी जहाँ भी MNCs आती हैं, जिस भी कंट्री में एंट्री करती हैं, वो लोकल प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। एंड यू सी लोकल डेवलपमेंट हैपनिंग। वन सबसे पहली चीज़ होती है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। जब भी कोई MNC किसी मुल्क में आती है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी साथ लेके आते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेसेस लेके आते हैं, मशीनरी लेके आते हैं, पीपल लर्न, एंड आप कॉन्स्टेंटली पीपल आर लीविंग फॉर अदर लोकल प्लेयर्स, एंड दैट्स देयर, एंड दैट्स हाउ यू डेवलप। प्लस आप सप्लाईज डेवलपमेंट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल द काइंड ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स दैट वी पुट इन आर कॉस्मेटिक ब्रांड्स इन पाकिस्तान, उनके जो सप्लाईज हमने पाकिस्तान में डेवलप किए, नाउ बिकॉज वो वैलिडेट हो गए लॉरियल से, नाउ दे कैन सप्लाई ग्लोबली। सो आपकी ग्लोबल जो आपकी जो लोकल मार्केट है वो उसकी बहुत डेवलपमेंट होती है। जहाँ तक कंपटीशन है, कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है टू सी कि ओके what are they giving, what are the MNCs giving, how they're providing, and how of course eventually come up to their manufacturing level, and why not. And you see that example in markets like Indonesia, even in markets like India, where the local players are as good or better than the MNCs. The products that they're giving, the packaging, the offer is as good, and the pricing is actually better. This is what the local competition has got to do and eventually evolve to. जहाँ तक learning from the local है, learning from the local is always there, because अगर आप local देखें, हमारे भी कुछ जो brands हैं beauty में या non beauty, वो niches में operate करते हैं। हमारे पास
अभी तक एक नेशनल बिग ब्यूटी ब्रांड्स कम हैं, ग्लोबल ब्रांड्स तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर नेशनल बिग ब्रांड्स कम है। वो ज़्यादातर अपने जो सिटाडल्स बनाए हुए उनने कि जो उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जहाँ अगर कोई कराची का मैन्युफैक्चरर है तो कराची विल बी द बिगर वंस, बट वी हैव अदर ब्रांड्स विच आर स्ट्रॉन्गर देयर, एंड वी लर्न कि वो कंज्यूमर्स को किस तरह टैकल कर रहे हैं, कौन सी ऑफरिंग्स ला रहे हैं, कौन से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, किस प्राइस पे ला रहे हैं। फिर आपके पास अभी फूड में अगर आप देखें तो आपके पास बहुत अच्छे लोकल प्लेयर्स लाइक शान एंड नेशनल हैव ओवर द years shown you market is very dynamic, it's very open, and it's a very good example of Dip It. I think जो bottled ketchup scene, they had ended about a decade ago. So no one thought that bottles would come back. Dip It has come back in bottles, and I thought everyone in the industry thought that this is not a fantastic move, but they've shown that if you get the product right, if you get the proposition right, you can have a fantastic product. And now they're export quality. They're export quality. They're exporting a lot. Shan exports a lot. National exports a lot. So आपके local कुछ segments में बहुत अच्छा काम हो रहा है. Unfortunately, beauty में उस तरह काम नहीं हुआ. अभी भी आपका कोई beauty player, because the quality standards have not been met of European markets and other markets, they're not being able to export beauty outside. So Pakistan today is not a beauty exporter. It's a net importer of beauty, or a local produce करके बनाते हैं, and that's the challenge of the market, because beauty requires a lot of R&D. Okay. So a company like Loreal, because we're global, हमारी बहुत ज़्यादा R&D हो के हमें वो product मिलता है, and we just have to manufacture there. Pakistan में R&D is a big gap in cosmetics, which is where, one, it is expensive, then you don't have the knowledge base, you don't have the right people. Of course, most of the people who are into R&D and beauty, they don't live in Pakistan. There's no education structure to make you an expert in R&D and wo. And then the technology is expensive to invest in. So those are a lot of challenges which the locals will feel. That's there. So the product quality will never be at par with, I wouldn't say MNCs, I'd say even the counterparts of Europe, जो local players होंगे Europe के, it's not at par. That's the challenge that we have. So obviously to make product quality product, you need regulation. और I think हम break से पहले बात कर रहे थे कि there's not even a law, a beauty law, correct? I think there is a food law. बता सकते हैं उसके बारे में? So एक food law है जो बहुत पुराना है, जिसको थोड़े से append किया जाता है थोड़े से बाद, मगर एक तो लॉ होना बहुत ज़रूरी है, दूसरी चीज़ उसकी इम्प्लीमेंटेशन है. सो वाइल वी हैव अ फूड लॉ, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फूड लॉ इज़ क्वेश्चनेबल एट बेस्ट. सिमिलरली ब्यूटी में देयर इज़ नो लॉ. आज आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाना चाहें, उस पर आप कोई भी क्लेम रखते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. एंड आई थिंक वहाँ पे दिस इज़ समथिंग जो हम बात भी कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, कि हाउ कैन वी क्रिएट, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग द लॉ, इट इज़ अबाउट कि हम इस लॉ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे. अगर आपने लॉ बना दिया और इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ लॉरियल ने करनी है, फिर कोई फ़ायदा नहीं है. एनीवेज लॉरियल फॉलोज द स्टैंडर्ड्स, द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स जो सेट हुए हैं कॉस्मेटिक्स के, एंड दोज आर द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स इन द वर्ल्ड एनीवेज, राइट? एंड दैट्स व्हाट वी प्रोड्यूस इन पाकिस्तान. बट देन हाउ डू यू गेट अदर प्लेयर्स टू see के they follow ethical and moral principles when launching beauty products in Pakistan. Okay. आपने भी पिछले जवाब में बात की थी about markets like Indonesia, markets like India. Where are they in sort of their growth trajectory, and where is Pakistan in comparison to them as a consumer market? I think अगर मैं हमारे पड़ोसी से बात करें इंडिया के उससे, आई थिंक पाकिस्तान की जो मैं इंडस्ट्री डेवलपमेंट देखता हूँ, बिकॉज हम सैलून इंडस्ट्री भी हमारे अंडर आती है एंड ब्यूटी इंडस्ट्री देखते हैं, तो हम कम से कम 20 साल पीछे हैं इंडिया से. 20 साल पीछे. और ये why is that? So अगर आप इंडिया की, मैं आपको जो सैलून इंडस्ट्री की एग्जांपल देता हूँ. इंडिया की सैलून इंडस्ट्री स्टार्ट जब 20-30 साल पहले लॉरियल वहाँ पे गया, तो वहाँ पे ब्यूटी पार्लर्स होते थे. इवेंचुअली वो माइग्रेट होकर सैलून्स में आ गए, एंड देन 10 साल पहले प्राइवेट इन्वेस्टर उस इंडस्ट्री में घुसा. कोई भी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टर चाहिए होता है. आज हमारी इंडस्ट्री में हम अभी भी ब्यूटी पार्लर से सैलून की माइग्रेशन कर रहे हैं, राइट? दूसरी चीज़ ये है कि हमारी इस इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल अभी प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं घुसा हुआ. इट इज़ द लोकल आर्टिस्ट विच आर अमेजिंग एंड दे ट्राइंग टू रन एज अ बिजनेस. एंड इसलिए आप देखेंगे कि आपके पास सिर्फ एक एग्जाम्पल होगी या 2 एग्जाम्पल्स होंगी सैलून्स के विच आर नेशनल सैलून्स. यू एक्चुअली डोंट इवन हैव नेशनल सैलून्स अदर देन 1 or 2 एग्जाम्पल्स. दे आर ऑल रीजनल. सो फॉर एग्जाम्पल Nabila is the one biggest national salon that you have in the industry. Other than that, they're great players, but they're regional. तो कराची में होगा, कोई लाहौर में होगा. You have Tony and Guy, which is a national salon. Other than that, you don't. But because they are great artists who run their own and they run it beautifully. But to run it as a structured business, it's very difficult when you want to have operations in like 30 cities or 40 cities. That's where the private investor comes in, business knowledge comes in, and all of that comes in. That is where India
has a lot of private investors coming into e-commerce, into the beauty industry, all of that. That is where we'll help. अभी अब e-commerce industry को भी देख लें. हमारी जो e-commerce industry है, that is that private investor जो सिर्फ उसी अपना चलाने की कोशिश करे. अगर beauty players में बात करें, without naming any, they're trying to get some seed money, or they have their own money and they're trying to do the best that they can. Right, but there's not a lot of investment coming into from Pakistan from other industrialists or VCs saying grow the e-commerce industry. So the e-commerce industry really dwindled last year because all the funding dried up जो उनके पास अपनी थी because of the crisis that we were in last year. So इसलिए हमारी e-commerce industry is also kind of stalled. If you look at the number of new e-commerce players that are coming in, that's stalled in the last 2 years. So after COVID, Pakistan was on actually a great trajectory for e-commerce. But in the last 2 years with the crisis, forex crisis that we had, everything kind of stalled because आपकी आज भी e-commerce में जो advertising है, it's all done under the US dollar. So it's become really expensive and the ROI doesn't make sense. So we are far behind from those, but does that mean that we don't have the right future? We have a great future. I think the work that is being done in Pakistan with the MNCs or the FMCGs working on different industries is great. So we're working with a lot of these e-tailers. So teaching them how to do beauty the right way, and they work really well. So there are a lot of players who really understand what the future is. क्या आप बता सकते हैं कि how did currency fluctuation affect MNC profitability and investment decisions in the last 2-3 years? देखिए हर MNC जो है डिपेंडिंग ऑन वो किस कंट्री की है वो उसी कंट्री की करेंसी में रिपोर्टिंग करती है ऑन आपकी जो टॉप लाइन है एंड बॉटम लाइन है. सो लोकल तो ऑफ कोर्स आप बिजनेस रन कर रहे होते हैं. सो आपकी जो लोकल ट्रांसलेशन होती है इनटू द पेरेंट कंपनीज वो काफ़ी चेंज होती है व्हेन यू डिप्रिशिएट व्हेन द रुपी डिप्रिशिएट्स. सो आपकी जो बिज़नेस की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ द पेरेंट कंपनी वो कम हो जाती है आपके लिए. सो पाकिस्तान में द चैलेंज आपका यही रहता है कि आप लोकल करेंसी में ग्रो कर रहे हैं and you're growing in units, but to be a powerhouse for the global MNC, वो आपकी importance कम रह जाती है. So होता क्या है कि you outgrow a lot of your peers, for example Vietnam, Philippines like markets or Morocco, and then उनमें depreciation वो वाली नहीं होती उनके rupees or whatever the currency is, and suddenly आपके रुपये में depreciation होती है. So you lose value and you become a smaller market in euro or USD terms. And they go up, and that's how all MNCs operate. कि जब आप एक significant level of turnover को cross करते हैं वो फिर कहते हैं कि अच्छा ये आपकी developing market है, ये आपकी drive market है, and वो significance पाकिस्तान को लेने के लिए to get more technology, more investment from the parent company, we need to have a stable economy in terms of forex. अगर आपका स्टेबल होगा जो एक्सचेंज रेट है देन यू विल कंटिन्यू टू ग्रो. आपको आज जो सबसे बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में हमें ये है कि हमें नहीं पता अगली डिप्रिसिएशन कितनी आनी है और कब आनी है. एंड आपकी जो लास्ट डिप्रिसिएशन थी वाइप्स ऑफ 2-3 years वर्थ ऑफ ग्रोथ एंड सडनली यू आर बैक एंड देन यू हैव टू गो ओवर और स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. So all of that is a key factor, and that's one of the biggest dissonance that we get when managing a business in Pakistan. Okay, so you said that we are either a drive market or developing market. Where is Pakistan currently, let's say for Loreal? तो हमारे लिए तो देखें हम बहुत रिसेंट एंट्री है इन पाकिस्तान. सो पाकिस्तान में हम आए थे कोई 15 साल पहले एंड हमने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की एंड वी आर डेवलपिंग इट. सो पाकिस्तान वी आर डेवलपिंग मार्केट फॉर लॉरियल, बट इट्स अ वेरी बडिंग डेवलपिंग मार्केट. सो हमने अपनी एक चीज़ तो ये कि हमने अपनी सारी जो कंज्यूमर की प्रोडक्ट लाइन्स है वो इंट्रोड्यूस की. ऊपर से हमने पिछले 15 साल में इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री में हमने कोई 90% जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर भी पाकिस्तान में करना शुरू कर दिया. सो उसका फ़ायदा हमें ये है कि जब भी कोई डिवैल्यूशन वगैरह होती है तो ऑफकोर्स हम उससे थोड़ा सा बच जाते हैं, मगर एट द सेम टाइम पूरी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है बिकॉज वी हैड टू इम्पोर्ट ऑल द मशीनरी, द नॉलेज, एंड वी हैड टू ट्रेन आवर पीपल इन आवर फैक्ट्रीज अब्रॉड. सो द नॉलेज ट्रांसफ़र ऑफ ऑल दैट टेक्नोलॉजी जो लॉरियल ओन करता है हैज़ कम टू पाकिस्तान, विच इज़ द ग्रेट डील. आपने भी बात की थी कि द लोकल कंपनी हैज़ टू रिपेट्रिएट इट्स प्रॉफिट्स टू द पेरेंट कंपनी. तो क्रिटिक्स का ये इल्ज़ाम है कि MNCs are constantly sending money back out of the country and that capital reinvestment in Pakistan remains limited, or fingers are pointed and it's pointed towards the MNCs. इस पर आपके क्या राय हैं? देखिए यू हैव टू लुक एट द होल इक्वेशन. अगर आप सिर्फ उसको मनी टर्म्स में करेंगे कि आपने इतना पैसा रिपैट्रिएट किया, यू ऑल्सो हैव टू सी कि एक MNC ने अपने लाइफ टाइम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, हाउ मच मशीनरी डिड दे कम इन, एंड देन ओवरऑल उस पूरी इन्वेस्टमेंट से इकॉनमी को क्या फ़र्क पड़ा. एंड जस्ट फ्रॉम अ फैक्टर ऑफ जस्ट द बेसिक टैक्सेशन जो एक MNC देती है, द एम्प्लॉय टैक्सेशन, द जॉब्स दैट यू क्रिएट, द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से द अपलिफ्टमेंट ऑफ द इकॉनमी, अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल अराउंड यू, all of that has to be factored in. You have to put a money value to that also. You cannot just say कि आपका जो profit आपने repatriate किया उससे
Anyways, Loreal तो पिछले 15 साल से is in an investment mode जहाँ पे हम constantly trying to वो, so हम more and more we trying to while we have profits to repatriate, we try to invest them back into Pakistan to make sure कि हम पाकिस्तान को accelerated growth पे रखें. मगर जब तक ये पूरी इक्वेशन पे कन्वर्सेशन नहीं होगी, मेरे ख्याल से कन्वर्सेशन थोड़ी गलत है. बिकॉज अगर आप MNCs को आज बोले ना आप रिपैट्रिएट नहीं करें और आप जो है यहाँ से निकल जाएं क्योंकि आप रिपैट्रिएशन नहीं कर सकते, मगर आपका जो पूरा ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, द अमाउंट ऑफ गुड वर्क दैट दे आर डूइंग, you will lose out on a lot more than you think you will. Okay. Obviously, आप अभी बात करें L'Oreal पाकिस्तान में, but in your career you've worked in different places. Has that conversation changed depending on which company you've been working in? Just if you could give us a sort of industry insight. So मैंने जो बाकी दो और कंपनीज के साथ भी काम किया है, I think उनका भी more and more हमेशा से यही रहा है कि reinvest the profits in Pakistan. At the end of the day, I think both the other companies that I've worked with have always worked on the greater good for Pakistan. And that is, of course, at the helm. अगर आपका पाकिस्तानी बैठा हुआ है, अगर मैं बैठा हूँ या कोई और बैठे हैं, तो दे विल ऑलवेज थिंक फर्स्ट कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतरी है. एंड दैट्स ऑलवेज द कन्वर्सेशन जो हम भी जब ग्रुप के साथ करते हैं, वो क्या करते हैं कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान में और बेहतर बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान में हम क्या बेहतरियाँ ला सकते हैं, राइट. और इसलिए अगर आप हमारी देखें तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं. हम कम से कम 8 से 10 हज़ार औरतों को हर साल ट्रेन करते हैं इन द सैलून इंडस्ट्री. उसके अलावा हमने फिर आउटसाइड NGO पार्टनर्स का काफ़ी प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं. हमने अभी पहली इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया है, लॉरियल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें हमें रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ नो प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम कि अगर आप किसी ने सैलून इंडस्ट्री में दाखिला लेना है, यूजुअली ये थोड़ी सी जो सोशो इकोनॉमिक क्लास C and D से ख़वातीन हैं जो सैलून इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उनके लिए कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थे. सो हमने लास्ट ईयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जिससे 6 month प्रोग्राम, जिसमें द पीपल हु कैन अफोर्ड उनसे हम पूरे पैसे लेते हैं, द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड हम उसको 100% सेल्फ फंड करते हैं. एंड उस प्रोजेक्ट पे हम कोई पैसे नहीं कमा रहे. सो वी नॉट मेकिंग ए प्रॉफिट ऑन दैट. एंड द आइडिया इज़ कि हम जब सैलून से बात करते हैं, वो कह रहे थे कि हमें इंडस्ट्री में लोग नॉलेजेबल नहीं मिल रहे मार्केट से, क्योंकि मार्केट में कोई सिखा नहीं रहा. दिस इज़ वेयर आई से द गवर्नमेंट हैज़ टू प्ले अ पार्ट. इट इज़ नॉट आई कैन मैं उससे आई एम ग्रेजुएटिंग अराउंड 50 people 60 people. अब हम लाहौर में भी एक ब्रांच खोली है a year. I cannot graduate 1000 2000. I don't have the resources. तब मैंने बात की थी कि obviously आप पाकिस्तानी हैं and other industry leaders are also Pakistani, तो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं. Obviously the key player in this is हमारी हुकूमत, who should also be thinking about पाकिस्तान की बेहतरी. Can you give us some maybe like a historical overview of the government policies towards MNCs? Some pros, some cons, where they have faltered, where they have flourished, if you could. देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज डायरेक्टली टूवर्ड्स MNCs नहीं है, मगर टूवर्ड्स FMCG और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं. उसमें सबसे बड़ा सवाल हम आपस में ये करते हैं, अगले साल पॉलिसी आनी क्या है. अच्छा. सो सबसे बड़ा है कि कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी. जब आप कहते हैं कि आपको कोई टैक्स ब्रेक मिलेगा, क्या वो अगले 10 साल का टैक्स ब्रेक जो कमिटेड है वो रहेगा कि नहीं रहेगा. दूसरी चीज़ जो है, कॉर्पोरेट टैक्स इस रीजन में पहले साउथ एशिया में हाईएस्ट था, साउथ ईस्ट एशिया में हमारा कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा है. अब सवाल सिंपल ये, हम कह रहे हैं हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है. अब एक कोई भी कंपनी है ग्लोबल, वो अगर यहाँ पे 100 रुपये डाले वर्सेस वो किसी और मार्केट में डाले, उसको वहाँ पे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. इन्वेस्टमेंट है. व्हाई वुड दे गिव इट इन पाकिस्तान जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा है. एंड कॉर्पोरेट टैक्स सबसे ज़्यादा इस तरह कि वी आर अबव 45-50%, बाकी मार्केट्स आर बिलो 20%. सो यू नो दैट्स द काइंड ऑफ टैक्सेशन दैट देयर इज़. That then there are new policies and taxations that come about without a conversation or the right conversation. अभी last budget में जो हम marketing spends करते हैं उसको disregard करके add back कर दिया था into profit and tax बढ़ा दिया था, which was absurd. And उसको open कर दिया कि आप tax commissioner से you can have a conversation. But we honestly you are complicating the whole situation. As is हमारी tax regime is very complex. We have हमारी sales tax की different regimes हैं, किसी और market में इतनी नहीं है. Even personal income tax पे आपने इतना complicate किया हुआ है कि all of that. So all of these things deter investment into a country. Of course, I understand it's a challenging situation right now. Right now, the government's not in a place, and we understand the economy. कि वो जाके आप बोलेगा चाहिए tax regimes हम नहीं करना चाह रहे. It will take time, but we have to start thinking. हम ये नहीं कह रहे कि आप सारी चीज़ें आज करें, but at least have the right conversation से कि okay, next 4-5 years. Similarly, withholding tax
समथिंग जो हमें MNCs को पता है, FMCG को पता है, we don't get back from the government. There's a cash owing from the government which is being over the years. So we don't even know if you're going to say that. वो हमारी balance sheets में पैसे पड़े हैं, हमें पता है ये कभी मिलेंगे, कब मिलेंगे ये हमें नहीं पता. But of course we know that this is a conversation that we've been having for the last few years, but there's nothing that's coming to it. आपने भी कहा था कि पाकिस्तान is behind Indonesia, markets like Indonesia and India by about 20 years. So obviously this leaves space for immense potential and growth. तो आपके ख्याल में what is the most exciting opportunity that you foresee in this space? I think जो हमारी strength है, जो सबसे exciting opportunity है ना, वो हमारा youth है. जी. And ये I think काफ़ी लोगों ने बात की. It's nothing new that I'm going to say. अगर हम structurally अपने youth को किसी रास्ते पे लगाएं, be it could be as simple as other markets who say कि we're going to export our labor and export technicians, electricians or वो, that's also fair. There's nothing wrong with that. मगर अगर हम एक structured program के through इस youth को technical skills दें, right now our youth is lacking the technical skills. What are they going to do when they graduate? So अभी आपका जो graduate है वो क्या कर रहा है? चलो जो graduate नहीं भी कर रहा है, जो सिर्फ metric तक पढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है? There has to be an influx of technical institutions from the government and say, okay, this is how we're going to tackle the youth. 50% of your population is below the age of 30. You have to give them something to do. They cannot be left के okay खुद ही they'll figure out something like that. सबसे बड़ी opportunity आपकी वो है. This is also the biggest crisis you're looking at. Because if you don't do anything in the next 5 years with the youth, what are they going to end up doing? There is a reason कि आपका शहरों में crime बढ़ा है. There is a reason because आपकी safety issues बढ़ रहे हैं. Is because the youth has nothing to do. They don't have sources of income. They have no technical education. They don't know how to earn a livelihood. So, Allah ने आपको एक country दी है which has a lot of resources. It has the right population mix. And this is the future of Pakistan. We just have to make sure that we get it right with them. I don't see those kind of investments coming in because अगर आप देखें हमारी educational investments have gone down. हमारा education budget I think lowest ever पे चला गया. We have to really see, okay, what are the right interventions that we need to do? And someone really there needs to be a think tank on this from the government, have the right people from the industry and say, just an example is just like the Salon Institute we opened. Yeah. Is there merit, because 50% are women, right? Is there merit in opening these institutes for salons, for beauty, XYZ, from the government, which of course as Loreal we will support the government. Not monetary, but we will teach them how to educate, we will guide them, and that's our job. But this is the kind of scale that we need. Similarly for, any other, if you want to make electricians. And then you can also export a lot of talent. One of the reasons we're never able to export beauticians out of Pakistan is because there's no legal diploma that's coming out. So whenever you want to go to work in GCC as a beautician, they want to see a certification. You don't get it. Right, in Pakistan, and that's the challenge. So how do in other countries are exporting beauticians with? They're exporting beauticians, they're exporting electricians, XYZ. हमारे यहाँ अगर आप basic electrician को भी देख लें, there are no institutions teaching him how to do the basic electric stuff. वो अपने father से सीखता है या अपने उससे सीखता है, and that's how it's passed on. That has no value when you go to a developed market or any other market who needs your labor. So we have to see कि आपने labor को कैसे करना है. Then उसके बाद आपके जो middle tier है, middle class है, उसको आपने कौन सी education देनी है. And this education system of ours needs an overhaul to really understand कि what is the future for the country and what is the future in the global context जहाँ पे हमने talent export करना है. आपने भी कहा था कि 50 से 60% हमारी youth 30 की उम्र से नीचे है. What about this segment is the most interesting to you? What are their preferences? What are they leaning towards? I know कि obviously this is not just an age, that's obviously socio-economic classes, but if you could give a sort of major overview. देखें जो हम वर्कफोर्स में भी देखते हैं, वी ऑल्सो हैव अ वेरी यंग ऑर्गेनाइजेशन. हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एवरेज एज इज़ अबाउट 30-31 एंड वी हैव अ लॉट ऑफ जेन ज़ीज़ इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट पीपल दैट आई वर्कड विद. सो द अमाउंट ऑफ पैशन दैट दे हैव फॉर व्हाट इंटरेस्ट देम इज़ अमेजिंग एंड व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल इज़ वेरी डिफरेंट. जो बहुत बड़ा डिफरेंशियल है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन इज़ दे नॉट स्केर्ड of asking questions. वो सवाल पूछते हुए बिल्कुल नहीं कतराते. वो बिल्कुल कतराते नहीं है बोलते हुए कि आप गलत करें या सही करें. अगर मैं अपने करियर में जाऊँ तो क्या 20 साल पहले या 15 साल पहले मैं अपने CEO को बोल सकता था कि आप ये गलत सोच रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं. मगर आज का जो जेन ज़ी है वो CEO के सामने खड़ा कर बोलता है मेरे ख्याल से आप गलत सोच रहे हैं, which is the great part, and that shows that the thought maturity that they could have in the future as they develop.
I'm in love with the Gen Zs, the way they work. A lot of people think, you know, the way they work is different. It is. Every generation has been different. So let's not talk about कि मेरे ज़माने में क्या होता था. We have to look towards the future because they are the future. Now, how do you mold them? And it's my job as a millennial maybe to make sure I give them the right platforms to mold them into that level. And ये करना बहुत ज़रूरी है. हमने बात की थी Gen Z का work ethic. Gen Z के consumer preferences क्या हैं? Gen Z क्या सोचता है? What do they like to eat? What do they like to buy? What do they like to wear? From a beauty perspective, of course, Gen Z's millennials पे trend शुरू हुआ था, मगर Gen Z में of course the trend has gone more organic, more natural, more sustainable. ये सारे जो हैं buzzwords थे maybe 10 years back, but now they're a reality. अब वो आपकी जो product rating है, depending on how organic they are, how sustainable they are, they make product choices according to that. Of course, Pakistan में that is a little less. मगर अगर आप European markets में देखें, अगर आपका product packaging sustainable नहीं है, even the products is not sustainable, they will not buy it. So sustainability is not a choice anymore in the European markets. It's the way to be. In Pakistan, the consumers also evolve करते हुए वो सोचना शुरू हो रहे हैं कि यार क्या इसका environment पे impact क्या है. Plus इसकी जो ingredients है वो organic हैं, नहीं हैं, natural हैं, clinically tested हैं कि नहीं है. Yeah, a lot of people don't know कि clinical testing is something else, and you know उसका फ़ायदा क्या होता है. So ये इससे they are more informed. So because of social media and their awareness around it and how you use it, they are a lot more informed of products. So their ask on the product quality, on the product efficacy is a lot more than anyone. Plus the comparison sets is very easy for them to do. Even in food and all of that. In food, I'm not a big foodie, so I won't be able to tell you a lot. I'm usually the last person to talk about food. But beauty पे they are driving the change in the industry, and the change is coming through very fast because of the way Gen Z operate, which is a great thing. आपने अभी बात की थी regarding government regulation and government support. Is there a push from your end, from the MNCs, from the industry level, for more regulation, for better laws? Have you also attempted to be in conversation? We're constantly doing that. So हमारा from a Loreal perspective, but then we have other business forums जहाँ से हम ये constantly feedback देते रहते हैं. There's a dialogue that's always happening, and then we pick up battles that we want to do. In the beauty industry, the challenge is that we are the only beauty player who's structurally here. So as a subsidiary जो हम यहाँ operate करते हैं, usually a lot of other beauty players are operating through a distributor model. So of course the distributors are not working on that regulations bit. So as L'Oreal, we are actually in a nascent stage right now. Exactly. So the beauty industry is in a very nascent stage. So हम उस पे push कर रहे हैं, of course, and we're trying to evolve this. It will take a lot of time and effort, unless the government says, okay, you know, we need to have interventions X, Y, Z. In the priority list, would this be the biggest priority for the government right now? I don't think so. Right? Would they have the resources right now to do it? Probably not. So this is where our job is to make sure हम at least consumers को awareness दें कि आप product quality choose कैसे करें, products कैसे choose करें, what is the right product for you, and that's what we try to do across the board. So even हम जब products की ads चलाते हैं, हम साथ साथ awareness के भी ads चलाते हैं कि okay hair color कैसे करना है, क्या है, कैसे use करना है, अच्छा बुरा hair color क्या होता है. So ये फिर we take it upon us कि हम थोड़ा सा इस पे भी काम करें. So can you give more examples of customer awareness जो आप work on? Yeah, so for example जब हम बात करते हैं मेकअप की बात करते हैं या कलरेशन की बात करते हैं, तो कलर को यूज़ कैसे करना है, बिकॉज हमने ऑफ कोर्स डब्बे पे लिखा होता है, मगर देन वीडियो ट्यूटोरियल्स, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान स्टिल कैन नॉट रीड एंड राइट, सो वीडियो ट्यूटोरियल्स आर हाउ यू यूज़ कलर फॉर देम टू मेक इट ईजी, एंड देन making sure कि don't leave the color for longer than this, and it's a visual mark, so consumers are you know, they get the best color out of it. So those are things out of it. Similarly जब आप बात करते हैं जो you know, when you have cruelty free logos, you have sustainability logos, a lot of consumers don't know how to use them, right? So similarly हमारे products, beauty products usually are best before period after opening. They're not best before, expiry नहीं होती because they have a very long shelf life, so they're period after opening. A lot of consumers don't understand कि वो जो डब्बे पे लिखा होता है 12M करके लिखा होगा वो क्या होता है. So that's the education part that we try to do, because a lot of consumers beauty products से वो global भी उठाते हैं, वो कहते हैं कि इस पे expiry क्यों नहीं है. That's a global phenomena because the expiries are at least 7 to 10 years. So those are the education bits that we have to do. Thank you so much for your comment. Business Matters के 7th episode में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया हमारे गेस्ट का जिन्होंने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला है. Join us next week as we continue to uncover Pakistan's untapped business potential. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.